हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में कुछ दिक्कत आ गई थी, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, थर्ड पॉइंट डिस्कस कर रहे थे शॉर्ट की डिफेक्ट का। इस तरह के डिफेक्ट जो है मेनली हाईली आयनिक कंपाउंड में पाए जाते हैं। शॉर्ट की डिफेक्ट की अगर हम बात करें तो ये जो है हाईली आयनिक कंपाउंड्स में पाए जाते हैं, जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर काफ़ी हाई रहता है। कोऑर्डिनेशन नंबर हमने आपको बताया था कि एक जो एटम है वो कितने एटम्स के टच में है, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। तो इस तरह का जो डिफेक्ट है शॉर्ट की डिफेक्ट, ये बेसिकली पाया जाता है NaCl और CaCl जैसे हाईली आयोनिक कंपाउंड्स में। अब अगर बात करें दूसरी तरफ फ्रैंकल डिफेक्ट की, तो इस तरह के जो डिफेक्ट हैं वो आपके पाए जाते हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट में ये डिफेक्ट कैसे होते हैं, ये उन कंपाउंड में पाए जाते हैं, उन क्रिस्टल में पाए जाते हैं जिनमें कैटाइन और एनाइन के साइज में काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं सिल्वर क्लोराइड और जिंक सल्फाइड वगैरह। इसके अलावा कुछ एक्सेप्शंस हैं, उनको भी डिस्कस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट पार्ट में अगर हम लोग देखें AgBr की बात करें, यानी सिल्वर ब्रोमाइड की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें दोनों तरीके के डिफेक्ट पाए जाते हैं। शॉर्ट की और फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों को ही ये शो करता है। फ्रैंकल डिफेक्ट की अगर हम लोग और ज़्यादा बात करते हैं तो हम कह सकते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट प्योर अल्कली मेटल हैलाइड्स में नहीं पाए जाती। मेटल हैलाइड्स की बात करें, अल्कली मेटल्स हमने आपको बताया था, फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको अल्कली मेटल्स बोला जाता है। और हैलाइड्स की बात करें तो जो हैलोजन फैमिली के हिस्से थे उनको हैलाइड्स बोला जाता है, यानी मेटल और हैलोजन से मिलकर बनते हैं अल्कली मेटल हैलाइड्स। तो फ्रैंकल डिफेक्ट जो है प्योर अल्कली मेटल हैलाइड्स में देखने को नहीं मिलते, क्योंकि वहाँ पर कैटाइन का साइज बड़ा होता है, और साइज अगर बड़ा होगा तो कैटाइन जो है छोटे छोटे इंटरस्टिशियल वॉइड्स में शिफ्ट नहीं होंगे, और फ्रैंकल डिफेक्ट वहाँ देखने को नहीं मिलता है। सो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपको जो है स्टीचियोमेट्रिक डिफेक्ट के सारे पार्ट्स समझ में आए होंगे। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स इम्प्योरिटी डिफेक्ट की इस नेक्स्ट पार्ट में वीडियो के। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप जो है व्हाट्सएप में कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट में स्टूडेंट अब हम स्टडी करते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट को। इस तरह के डिफेक्ट तब आते हैं जब कोई बाहरी एटम, यानी बाहर का अगर कोई एटम लैटिस में आकर जो है अपनी जगह बना लेता है। जैसे हम आयोनिक कंपाउंड की बात करें, जब इम्प्योरिटी का चार्ज जो है होस्ट आयन के बराबर होता है, तो ये क्या करता है, जो आपकी लैटिस के आयन्स हैं उनको रिप्लेस कर देता है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट की अगर बात करें तो इम्प्योरिटी मिलाकर भी जो है इस तरह के डिफेक्ट अराइज किए जाते हैं। कैटायनिक वैकेंसी भी प्रोड्यूस होती हैं, जिसकी वजह से इस तरह की इम्प्योरिटी डिफेक्ट देखने को मिलते हैं। सो गाइस, इस पार्ट में अगर हम बात करें तो मेनली इम्प्योरिटी से, यानी कि किसी चीज़ को ऐड करने से जो है सॉलिड में जो डिफेक्ट्स आते हैं उनको हम लोग बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट।
इतना आप सभी को समझ में आया होगा। आगे अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट पार्ट में, तो इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका नॉन स्टीचियोमेट्रिक डिफेक्ट। इसमें क्या रहता है? नॉन स्टीचियोमेट्रिक क्रिस्टल्स आर दोज विच डू नॉट ओबे द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। नॉन स्टीचियोमेट्रिक में हमने आपको क्या बताया था कि वो डिफेक्ट जिसमें स्टीचियोमेट्री यानी कि जो रेशियो होता है कैटायन एनायन का, वो हमेशा फिक्स रहता है। उसमें स्टीचियोमेट्री यानी स्ट्रक्चर में किसी भी जो स्ट्रक्चर है वो हमेशा सेम रहता है, बस क्या होता है पोजीशन चेंज हो जाती है। रेशियो हमने देखा था कैटायन और एनायन का सेम रहता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की जो प्रेजेंस होगी वो आइडियल केमिकल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नहीं होगी, यानी कि इनकी जो वैल्यू है, इनकी जो काउंट है, संख्या है, वो बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। यानी जिसमें स्टीचियोमेट्री चेंज होने की पॉसिबिलिटी होती है, इस तरह के डिफेक्ट कहलाते हैं नॉन स्टीचियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब अगर बात करें नॉन स्टीचियोमेट्रिक डिफेक्ट की, तो इनको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक होता है आपका मेटल एक्सिस डिफेक्ट और दूसरा होता है आपका मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सिस डिफेक्ट की बात करें, ड्यू टू एनायोनिक वैकेंसी alkyl halides like NaCl and KCl show this type of defect. एनायनिक वैकेंसी यानी एनायन की कमी की वजह से मेटल एक्सिस डिफेक्ट अराइज होता है। जैसे अल्काइल हैलाइड की बात करें, NaCl की बात करें, KCl की बात करें, उनमें इस तरह के डिफेक्ट देखने को मिलते हैं। इसमें क्या होता है, एनाइंस जो है अपनी जगह छोड़ देते हैं, क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं, और जो एनाइन की जो वैकेंसी क्रिएट होती है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन आकर सेटल हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जहाँ पर आकर सेटल हो जाते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं एफ सेंटर। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, NaCl KCl की बात करें तो वो मेटल एक्सिस डिफेक्ट शो करते हैं। किस तरह से शो करेंगे? इसमें जो एनाइंस होंगे वो क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं और एनाइन की जो स्पेस क्रिएट हुई है, हम बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ से एनाइन जो है अगर क्रिस्टल से बाहर गए हैं, मान लो यहाँ से एनाइन जो है, ये वाला एनाइन आपका क्रिस्टल से बाहर चला गया। अब एनाइन की वजह से जाने की वजह से यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हो गई। इस वैकेंसी को फिल कौन करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे यहाँ पर, इस वैकेंसी को फिल कर देंगे। तो जिस पॉइंट पर एनाइन की जो वैकेंसी क्रिएट होती है और वहाँ पर आकर इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं एफ सेंटर। जहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन सेटल हुआ है वैकेंसी वाली जगह पर, उस पॉइंट को बोला जाता है एफ सेंटर। अब अगर एफ सेंटर की बात करें, है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस पॉइंट पर। आगे हम लोग अगर बात करते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट की, due to cation vacancy, it is due to absence of metal ion from its lattice site and charge is balanced by ion having higher positive charge. इस तरह की डिफेक्ट कैसे होते हैं? अभी हमने देखा कि उसमें
एनाइंस बाहर जा रहे थे, अब क्या हो रहा है, कैटाइंस बाहर जा रहे हैं क्रिस्टल से। मान लीजिए कि ये कैटाइन क्रिस्टल से बाहर गया, इसके बाद क्या होगा, कैटाइन की जगह पर वैकेंसी क्रिएट होगी, जगह खाली हो जाएगी। इसके बाद क्या होगा, इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए हाइयर पॉजिटिव चार्ज के आयंस जो है इस जगह पर आएंगे, और जो ट्रांजिशन मेटल है, जो मेटल हमारा इस केस में फॉर्म होगा, वो मेटल जो है आपकी मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट शो करेगी। इस तरह के जो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट हैं, तो आप देख सकते हैं इस रेंज में जो है डिफरेंस शो करते हैं। आगे की अगर हम लोग बात करते हैं, इन अ क्रिस्टल ऑफ FeO some Fe2 positive cations are missing and loss of positive charge is made up by the presence of required number of Fe3 positive ion। जैसे इसका एग्जाम्पल भी हम यहाँ पर देख सकते हैं, फेरस ऑक्साइड में इसमें क्या होगा, कुछ Fe2 पॉजिटिव कैटाइन अपनी पोजीशन से क्रिस्टल से बाहर निकलेंगे, और जो वैकेंसी क्रिएट हुई है उस वैकेंसी को Fe3 पॉजिटिव आयन भरने की कोशिश करेंगे। इस तरह के डिफेक्ट को बोला जाता है, इस तरह की डिफेक्ट को क्या बोला जाता है, आप सभी को पता चल चुका होगा क्या बोला जाता है इसको, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ओके, अब अगर बात करें स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की जो कैपेसिटी होती है लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेस पर सॉलिड को हम लोग 3 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। कंडक्टर जो होते हैं उनकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टिविटी इनके अंदर क्यों होती है, क्योंकि इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लगातार मोशन करते रहते हैं, जैसे एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, ये सारे क्या है, एग्जाम्पल्स हैं कंडक्टर्स के। आगे अगर बात करें इंसुलेटर की, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं, तो हम इसलिए इनको बोलते हैं इंसुलेटर। इलेक्ट्रिसिटी जो है इनसे पास नहीं होती है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, वुड है, रबड़ है, बेकेलाइट हैं, ये सारे इंसुलेटर के एग्जाम्पल हैं। वहीं कुछ मीडिएटर्स होते हैं, आप जो है इस क्लासिफिकेशन। आगे हम बात करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर जो है आपका 2 पार्ट में कैटेगराइज यहाँ पर किया गया। एक पार्ट है आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दूसरा पार्ट है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इनकी जो कंडक्टिविटी है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें तो ये वो प्योर सब्सटेंस होते हैं जो सेमीकंडक्टर कहलाते हैं, जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम। यानी इसमें किसी भी चीज़ की डोपिंग नहीं की जाए। डोपिंग यानी मिक्स करना 2 अलग अलग मेटल्स को या मटेरियल्स को, यानी कि बिना डोपिंग के जो प्योर मेटल्स हैं जो सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टी शो करते हैं
उनको बोला जाता है इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। अब अगर बात करें दूसरे पार्ट की, यानी कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, इनकी जो कंडक्टिविटी है, यानी कि वो सेमीकंडक्टर जो किसी दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिक्स करके बनाए जाएं, यानी सिलिकॉन जर्मेनियम के साथ मिक्स करने पर जो सब्सटेंस बनते हैं जो कि सेमीकंडक्टर का काम करेंगे, उनको बोला जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। मैं इसीलिए काफ़ी धीरे धीरे जो है टॉपिक्स को समझा रहा हूँ, ताकि आपको जो है ऑनलाइन वीडियो में कोई दिक्कत ना आए। फिर भी यदि कोई दिक्कत आती है, यू कैन आस्क मी ऑन ए व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर की जो डोपिंग से बनते हैं, यानी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। तो इनको भी जो है दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को। अब अगर बात करें आगे नेक्स्ट टाइप की, तो वो होते हैं पी टाइप कंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है? जब सिलिकॉन यानी कि 14th ग्रुप वाले एलिमेंट जब 13th ग्रुप वाले एलिमेंट के साथ इनकी डोपिंग कराई जाती है, जैसे कि गैलियम, तब जो सेमीकंडक्टर बनेंगे वो कहलाएंगे आपके पी टाइप सेमीकंडक्टर। इतना समझ में आया आप सभी को? आगे चलते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। ये आपके एग्जाम्पल्स हैं, ये हम आपको नोट्स में प्रोवाइड कराएंगे। ओके, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं। इसलिए जो है सेमीकंडक्टर का यूज़ इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। अब आगे हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक है आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। अभी हमने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पढ़ी सॉलिड्स की, अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। ठीक है ना? तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स की बात करें तो सबसे पहले मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के आधार पर सॉलिड को हम लोग कुछ पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला पार्ट है आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जो दे आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड डू नॉट हैव एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी जिनके बीच में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना बचे। NaCl की बात करें, Na के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है और Cl के पास एक की कमी होती है। तो अगर आप इन दोनों के इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को ऐड करते हैं, जैसे इसका एटॉमिक नंबर 17 है और सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 28। तो सारे क्या होंगे? पेयर्ड होंगे, यानी कि सबके जोड़े बने होंगे सारे इलेक्ट्रॉन के। इस तरह के जो सब्सटेंस हैं उनको हम लोग बोलते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते।
ओके। नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो दूसरा टाइप होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। These are attracted by magnetic field and have unpaired electrons। ये वो सब्सटेंस हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। दे लूज मैग्नेटिज्म इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये क्या करेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन केवल तभी तक अट्रैक्ट होंगे, यानी मैग्नेटिक नेचर ही केवल तभी तक शो करेंगे जब तक ये मैग्नेटिक फील्ड के प्रेशर में रहते हैं। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हटेगा वैसे ही इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाएगी, यानी ये परमानेंट मैग्नेट वाला कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करते। ओके। अब आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो आगे आपका आता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये वो सब्सटेंस हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं और एक बार अगर मैग्नेटाइज हो जाएं तो परमानेंट मैग्नेट का काम करते हैं, जिसके एग्जाम्पल हैं आपके आयरन, कोबाल्ट और निकिल। तो ये जो परमानेंट मैग्नेट बनती है वो इन तीनों मेटल से ही बनती है। इसके अलावा एल्युमिनियम वगैरह का भी यूज़ परमानेंट मैग्नेट में किया जाता है। ओके। तो आप जानते हैं कि आयरन का यूज़ परमानेंट मैग्नेट में होता है, कोबाल्ट का होता है और निकिल का। तो ये परमानेंट मैग्नेट नेचर शो करते हैं, यानी ये नहीं कि केवल मैग्नेटिक फील्ड के सामने ही मैग्नेटिक नेचर शो करे, इसके अलावा भी ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। यानी एक बार मैग्नेटाइज होने के बाद ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमेशा शो करेंगे। अब आगे बात आती है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म की। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म ये वो सब्सटेंस हैं जिनमें मैग्नेटिक मोमेंट जो है जीरो होता है। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है वो मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इसमें क्या रहता है कि जितने मैग्नेट की तरफ जो पार्टिकल्स मूव करते हैं उतने ही, यानी सेम अमाउंट, जैसे आप यहाँ देख लें 3 मैग्नेटिक मोमेंट इस साइड जा रहे हैं और 3 उसके अपोजिट डायरेक्शन में। इस तरह से इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिज्म है, वो क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, यानी कि ज़ीरो हो जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते। मैग्नेटिक मोमेंट तो इनके अंदर है, लेकिन जितना मैग्नेटिक मोमेंट है डिज़ायर्ड डायरेक्शन में उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में ही होता है, जिसकी वजह से नेट मोमेंट क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। इसलिए ये एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं, यानी कि मैग्नेटिज्म को स्ट्रिक्टली अपोज करते हैं। इतना समझ में आया होगा आप सभी को। अब आगे बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट है आपका फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। वो मैग्नेटिक सब्सटेंस जिनका नेट डाइपोल मोमेंट which have a net dipole moment due to unequal parallel and anti-parallel alignment। ये भी आपके एंटी फेरोमैग्नेटिक की तरह हैं, बट ये मैग्नेटिक नेचर कुछ लेवल तक शो करेंगे। इसमें क्या होगा, अनइक्वल नंबर्स, यानी कि आप कह सकते हैं
कुछ अट्रैक्शन की तरफ मैग्नेटिक मूवमेंट है और कुछ रिपल्शन की तरफ है, यानी कि दोनों डायरेक्शन में अनइक्वल नंबर में, यानी कि एंटी फेरोमैग्नेटिक में आपने देखा था कि बराबर मूवमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे थे, उतने ही नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे थे। जबकि इसमें आप देखें, यहाँ पे अगर हम मान लें कि 3 मैग्नेटिक मोमेंट आपके जो हैं मैग्नेट की तरफ जा रहे हैं, यानी अट्रैक्शन शो कर रहे हैं, तो उसके जो है अनइक्वल नंबर में यहाँ पर केवल 2 ही जो है आपके रिपल्सन डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इस तरह के जो मैग्नेटिक सब्सटेंस हैं जो अनइक्वल एंटी पैरेलल अलाइनमेंट शो करते हैं और कुछ हद तक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को बियर करते हैं, उनको बोला जाता है फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। इसकी एग्जांपल हैं Fe3O4, फेराइड्स और इसके अलावा कुछ और पार्टिकल्स होते हैं। सो गाइस, ये आपके इस चैप्टर के बचे हुए टॉपिक्स थे जो कि आज हमने इस क्लास की वीडियो में इनको ख़त्म किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से जुड़े हुए, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा NCERT की जो बुक एक्सरसाइज हैं उसको डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। आप लोगों को मैं आशा करता हूँ कि ये सभी कुछ समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप के कमेंट सेक्शन में अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।